हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया नेम में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और इसका टीम है मार्केट आए होते हैं मेडिसिनल हर्ब्स और मटेरियल के लिए। यहाँ पे टूलिंग फैमिली जियान के साथ पंगा क्रिएट कर रहे होते हैं, मगर जियान ने इन्हें हैंडल कर लिया था। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब आगे, अब जब जियान ने कहा कि इसे मेंटल लॉस के लिए कीमत चाहिए, तो फिर यहाँ पे सभी ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हैं। स्पिरिचुअल पावर को यूज करने के लिए मनी, ये ओल्ड मैन भी अब जियान का मजाक उड़ा रहा होता है। हालांकि ये कोई इम्पॉसिबल थिंग नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो फिर वो सामने वाले से कीमत वसूल सकता है। अब एक पर्सन इस ओल्ड मैन से कहता है इसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स देकर यहाँ से चलता करो, मगर जियान यहाँ पे कहता है मुझे इंपीरियल ग्रेड के मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए। इधर मूइंग भी जियान को सुन रही होती है और ये अंदर ही अंदर हंस रही होती है। जियान सच में इतना ज्यादा इन्हें लूट रहा है। ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है कि अगर ये मेरे टूरिंग क्लैन की प्रिंसेस के बारे में नहीं होता तो फिर मैं इतना ज्यादा पोलाइटली बातें भी नहीं कर रहा होता। जियान का क्लैन के नाम को सुनकर अब कहता है मैंने इस नाम को सुना भी नहीं है। अब ये मूइंग से पूछता है तो क्या तुमने इस नाम को कभी सुना है? ये भी कहती है नहीं, मैं नहीं जानती। इधर ये वुमेन काफी एंग्री हो चुकी है। अब ये जियान को किल करना चाहती है। अब जियान यहाँ पे इन्हें कहता है जल्द से जल्द पैसे दे दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुझे और भी काफी काम है। मगर ये ओल्ड मैन अभी भी जियान को कह रहा होता है कि जियान को इसके टूलिंग फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए। अभी ओल्ड मैन कहता है तुम्हें फर्स्ट रैंक के एल्केमिस्ट को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जियान अब अपने एल्केमिस्ट बैच को निकालता है। 3 स्टार पैटर्न बना होता है इस बैच में। और ओल्ड मैन ये देखकर कि जियान भी एक फर्स्ट रैंक का पीक एल्केमिस्ट है तो फिर ये भी काफी ज्यादा स्टंट होता है। ओल्ड मैन जानता है कि 3 स्टार बैच का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जियान फर्स्ट ग्रेड का एम्परर रैंक का टियानडाई पिल को रेडी कर सकता है, और जबकि ये पीक पे है तो फिर ये अब सेकंड लेवल पे भी पहुंचने वाला है। अब ओल्ड मैन का टोन चेंज होता है। अब ये कंपनसेशन देने को भी रेडी है। इधर मूइंग भी अब काफी सरप्राइज होती है कि जियान एक एल्केमिस्ट भी है। ये काफी टाइम से जियान के साथ है, मगर ये भी इस बात को अब तक नहीं जानती थी। अब जियान और मूइंग दोनों ही इस मेडिसिन मार्केट के डीपेस्ट पार्ट में जाना स्टार्ट करते हैं। ये ओल्ड मैन ने कहा था कि ये जियान को बाद में कंपनसेट कर देगा जो भी जियान को चाहिए होगा। इस ओल्ड मैन के फैमिली में सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट है, मगर अब ये काफी ओल्ड हो चुके हैं तो फिर पिल भी रिफाइन करने में इन्हें काफी प्रॉब्लम होता है। जब ये ओल्ड मैन जियान को देखते हैं कि ये भी एक एल्केमिस्ट है तो फिर ये काफी डिसअपॉइंट होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं तो बच्ची, तुमने देखा ना आउटसाइड वर्ल्ड में लोग काफी डिफरेंट भी होते हैं, तो तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। तुम किससे पंगा ले रही हो तुम्हें पहले देख लेना चाहिए। ओल्ड मैन कहते हैं इसका सोल पावर हमारे फैमिली के एल्केमिस्ट के बराबर है। इसका फ्यूचर लिमिटलेस है। अगर इस एज में ही इस लेवल पे पहुंच गया तो फिर ये फ्यूचर में किस लेवल पे जाएगा ये कोई भी नहीं जानता है। अब ये कहते हैं आओ हम उन चीजों को रेडी कर देते हैं जल्द से जल्द ही। मैं नहीं जानता कि इसका टीचर कौन होगा जो कि इस तरह के डिसाइपल को ट्रेन कर रहा होगा। इधर मूइंग जियान से पूछती है जियान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें ज्यादा उकसाना नहीं चाहिए था? नहीं तो वो तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं। इस पे जियान कहता है डोंट वरी, मैं उन लोगों से पंगा नहीं लेता जो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, मगर जो मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं उन्हें छोड़ने भी वाला नहीं हूँ। मूइंग जियान से कहती है तुम एक एल्केमिस्ट भी हो। जियान देखता है कि ये कुछ कहना चाहती है। फिर ये कहती है अगर तुम फ्यूचर में सेकंड ग्रेड के एल्केमिस्ट बन जाते हो तो फिर क्या तुम मेरे लिए एक पिल को रेडी कर सकोगे? अर्थन पिल, ये सेकंड ग्रेड का पिल है। अब ये सुनकर जियान इसे प्रॉमिस कर देता है। हालांकि जियान फर्स्ट ग्रेड का पीक एल्केमिस्ट है, मगर ये भी श्योर नहीं है कि ये कब सेकंड ग्रेड पे जाने वाला है। अब मूइंग जियान को थैंक्स कहती है और फिर सोचती है कि ब्रदर, अगर ये पिल रिफाइन हो जाए तो फिर मैं फ्यूचर में तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगी। मूइंग कहती है तो फिर मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन दूंगी। अब ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। एक एल्केमिस्ट के लिए 2 थिंग इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हर्ब्स है और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन। दोनों में से ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन को ही पहले चूज किया जाता है क्योंकि हर्ब्स तो काफी सारे हैं इस पूरे वर्ल्ड में, मगर प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही कम मिलते हैं। जियान इसे कहता है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा इस प्रिस्क्रिप्शन को ले लूंगा और लेकर चला जाऊंगा यहाँ से, और या तो मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ इसके लिए। इस पे मूइंग कहती है ना, मुझे नहीं लगता, तुम सीनियर ब्रदर हो हमारे सेक्ट के। मूइंग इसे ये स्क्रोल देती है। इस स्क्रोल से काफी सोल प्रेशर भी फील होता है। जियान इसे लेकर तुरंत ही रख लेता है क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हैं मार्केट में। अभी अगर कोई भी देखता है तो फिर वो इनके पीछे जरूर ही आ सकता है इस थिंग के लिए। अब ये दोनों मेडिसिन मार्केट के डीपेस्ट पार्ट में इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ जियान को मुफेंग दिखता है और इसके साथ एक पर्सन भी है जो कि डाउडी 5 स्टार के लेट स्टेज में है। मुफेंग यहाँ पे घोस्ट रिपेलिंग लिक्विड को खरीद रहा है, मगर मुफेंग के साथ जो पर्सन है ये कहता है मुझे ये लिक्विड चाहिए, मगर मुफेंग को भी ये लिक्विड चाहिए होता है और ये इसके लिए 4 मिलियन गोल्ड कॉइन भी देने के लिए रेडी होता है। हालांकि ये लिक्विड का प्राइस है 2 मिलियन से ज्यादा बिकता भी नहीं है, मगर ये पर्सन आकर ज्यादा प्राइस को ऑफर करता है। इस कारण से इसका प्राइस भी काफी ज्यादा हो जाता है और ये शॉपकीपर भी काफी ग्रीडी है, जबकि मुफेंग यहाँ पे पहले आया था और इसने पहले डील किया था। अब मुफेंग ये देखकर कहता है तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए 5 मिलियन भी देने को रेडी हूँ, मगर ये पर्सन अभी भी पीछे नहीं हटता। लेकिन जब जियान यहाँ पे देखता है कि मुफेंग को ट्रबल हो रहा है तो फिर अब ये भी आगे जाता है और इसके साथ ही मूइंग भी आगे जाती है। अब जियान यहाँ पे इस लिक्विड के लिए बोली लगाने लगता है 6 मिलियन और फिर थोड़ी देर बाद 7 मिलियन। अब
जियान को इस तरह से प्राइस से बढ़ाता हुआ देखकर मुफेंग भी काफी सरप्राइज होता है जियान के इस तरह के एक्शन को देखकर। अब जियान मुफेंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और फिर कहता है डोंट वरी, मैं हूँ नहीं यहाँ पे। अब जियान इस शॉपकीपर से इस लिक्विड को परचेस करता है और मुफेंग को दे देता है। ये देखकर मुफेंग जियान को कहता है मैं तुम्हें फ्यूचर में ये मनी लौटा दूंगा। अब इस लिक्विड को लेने के बाद जियान और बाकी यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ इनके जाने के बाद ये पर्सन जो कि काफी यंग दिख रहा होता है और ये प्रिंस है, यहाँ पे एक पर्सन आता है और इसे देखकर प्रिंस कहता है, ये प्रिंस अब मुइंग की ओर देख रहा होता है और इसे कुछ फील होता है इसके बॉडी में। इस प्रिंस को मुइंग के बॉडी में फ्लेम थोड़ा अजीब फील होता है। कल ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ रेडी है ना। ये पर्सन शुआन मू है, थर्ड प्रिंस रॉयल फैमिली से। यहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो कि जियान और थर्ड प्रिंस शुआन मू को जाता हुआ देख रहा होता है। ये ओल्ड मैन फोर्थ प्रिंस का मास्टर है। फोर्थ प्रिंस तो डिफरेंट है बाकियों से। ये हमेशा से ही माउंटेन और फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करना इसे काफी पसंद है। रॉयल फैमिली में टोटल 9 प्रिंस है। फर्स्ट प्रिंस को छोड़कर सेकंड प्रिंस शुआन वू और थर्ड प्रिंस शुआन मू और फोर्थ प्रिंस शुआन सांग काफी टैलेंटेड है। सेकंड प्रिंस को मार्शल आर्ट काफी पसंद है, इसे स्किल्स को प्रैक्टिस करना काफी अच्छा लगता है। फोर्थ प्रिंस को बाहर नेचर में घूमना काफी पसंद है और थर्ड प्रिंस फर्स्ट क्राउन प्रिंस से कम्पीट करना चाहता है। लाओ लाओ बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसे ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप से मिला है। इस ग्रुप का लीडर एक डाउडी 7 स्टार का पर्सन है और इस ग्रुप का पावर भी काफी टेरिफाइंग है। अब ये दोनों मास्टर और डिसाइपल भी जाते हैं। कल अब ऑक्शन का दिन है। इधर जियान को भी कुछ फेमिलियर ऑरा फील होता है मगर जियान इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि अब जबकि ये रॉयल फैमिली के सिटी में है तो फिर अब ये भी यहाँ से चला जाता है। अब जियान एक जगह पे आता है और यहाँ पे काफी हर्ब्स और मटेरियल को देख रहा होता है जैसे कि बिंगुल सोल फ्रूट जो कि सोल पावर को इनहेंस करने में काम आता है। फिर फ्लेमिंग स्टोन जो कि मैग्मा में बनता है 100 या 1000 साल तक इसमें डूबने के बाद ये बनता है। जियान यहाँ पे काफी यूजफुल थिंग्स को देख रहा होता है मगर अभी भी इसे वो थिंग्स नहीं दिखते जो इसे चाहिए होता है। अब मुइंग भी कहती है मुझे भी वो थिंग्स नहीं दिख रहे हैं जो मुझे चाहिए मेरे मेडिसिन पिल के लिए। अब मुइंग यहाँ पे अपने मेडिसिन पिल्स का नाम बताती है। अपने मेडिसिन पिल्स को बनाने के लिए जो हर्ब चाहिए होगा उसका नाम बताती है। हेवनली सोल ह्यूमन फ्रूट, स्पिरिचुअल एसेंस, 10,000 ईयर्स स्नो लोटस हर्ट। हेवनली सोल ह्यूमन फ्रूट एक पर्सन के विजडम को इंक्रीज कर सकता है। ये माइंड को प्योरीफाई कर माइंड को रीस्टोर कर सकता है। इसके फ्रूट का जन्म लेने का कंडीशन भी काफी हार्ड है। 2 कपल होने चाहिए जो एक दूसरे से डीपली लव करते हो और जब वो दोनों एक साथ मरते हैं और जब उनका ब्लड एसेंस और उनका सोल पावर एक दूसरे के साथ मिलता है तो फिर इस तरह का फ्रूट का जन्म होता है। सेकंड स्पिरिचुअल एसेंस है जिसे एसेंस ऑफ सोल पावर भी कहते हैं। ये काफी डिफिकल्ट है ढूंढने में और इसे प्रोटेक्ट करने वाला एक मैजिक बीस्ट है जिसका नाम है सोल नाइटमेयर है और ये बीस्ट सोल पावर को कल्टीवेट करता है। ये एसेंस ऑफ सोल कहीं भी क्यों ना हो इसे हमेशा ही सोल नाइटमेयर इसे ढूंढ ही लेता है। स्नो आइस हर्ट लास्ट मटेरियल है। 2 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन जाना पसंद नहीं करते। एक तो आइसलैंड है, यहाँ टेम्परेचर काफी लो हो जाता है जिसके कारण से एक मॉडल अगर आइस डेजर्ट में इसके डीपेस्ट पार्ट में जाता है तो फिर वो भी इस एरिया में बच नहीं सकेगा, वो भी मारा जा सकता है लो टेम्परेचर के कारण से। इस आइस हर्ट का इफेक्ट काफी अलग है। ये एक पर्सन के बॉडी को डीके होने से बचा सकता है, मतलब कि सड़ने से। ये 3 मटेरियल जो मुइंग ने बताया है ये काफी डिफिकल्ट है ढूंढने में। अब जब ये इस मेडिसिन मार्केट को पूरे तरीके से देख लेते हैं तो फिर अब ये अपने रूम की ओर जाने का सोचते हैं और अपने रूम की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। इधर इनके पीछे एक फिगर इनका फॉलो करता है। ये फिगर पूरी तरीके से ब्लैक कपड़ा पहने हुआ होता है और चुपचाप ये इनका पीछा करता है। अब जब जियान वापस आ जाता है तो फिर ये एल्डर जू से मिलता है और ये तीनों इन्हें ग्रीट करते हैं। एल्डर जू इन तीनों से पूछते हैं कि तो कैसा रहा आज का दिन, क्या तुम्हें मजा आया वहाँ पे। ये तीनों कहते हैं हाँ ठीक ही था। जियान यहाँ पे इन्हें बताता है कि इसने एक शॉपकीपर को प्रॉमिस किया है कि ये उसके साथ डेजर्ट में जाएगा जब ऑक्शन खत्म हो जाएगा। तो फिर अब ये सुनकर एल्डर जू कहते हैं डोंट वरी, हम भी उस ओर ही जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जियान ने सोचा था कि एल्डर जू इसे जाने नहीं देंगे मगर ये ऐसा नहीं करते। एल्डर जू कहते हैं ये अच्छी बात है कि तुम बाहर जाना चाहते हो, बाहर में एक्सपीरियंस गेन करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। आखिरकार एक सेक्ट डिसाइपल्स को एक लिमिट तक ही ट्रेन कर सकते हैं मगर उसके बाद का काम है डिसाइपल के हाथों में ही होता है। अब एल्डर जू यहाँ से चले जाते हैं और फिर ये सभी भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जाने से पहले मुइंग जियान को कहती है कि उस शुआन मू पर्सन से केयरफुल रहने के लिए। जियान भी इस बारे में सोचता है तो फिर इसे भी लगता है कि वो पर्सन काफी डिफरेंट था। अब जबकि जियान के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर ये कह सकता है कि वो उस तरीके का पर्सन है जो ग्रज को पालता है और जियान को भी अंदर से फील होता है कि वो इनके पीछे भी आ सकता है। अब जबकि गोल्डन ड्रैगन किंग नहीं है तो फिर वो अपने सोल पावर को रीस्टोर कर रहे हैं तो फिर जियान भी ड्रैगन सोल पे डिपेंडेंट है। जियान अपने रूम में चला जाता है और फिर यहाँ पे अपने रूम में ही एक सोल बैरियर को भी लगा लेता है तो इसे ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब जियान यहाँ पे येलो स्क्रोल को निकालता है और इसे देख रहा होता है। इसे काफी सोल पावर इसमें से फील होता है। अब जब जियान का डिवाइन मूवमेंट एक्टिवेट होता है तो फिर ये येलो स्क्रोल भी शांत हो जाता है। जियान यहाँ पे सोल पावर का यूज कर अब इस स्क्रोल के बारे में पता लगाने का ट्राई करता है। सोल पावर का टच करते ही इसे फील होता है कि ये एक ऐसा रॉक
वर्क है जिसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। जियान को ऐसा फील होता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट जियान अपने फिल्म का यूज कर अब इसे बर्न करने का ट्राई करता है और कंटिन्यू 10 मिनट तक बर्न करने के बाद जियान कहता है क्या है ये, मैं अपने सोल पावर और फ्लेम से भी इसके सोल पावर को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब जियान अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और फिर ये इस स्क्रोल को पकड़कर इसे चेक करना स्टार्ट करता है। जियान इसे इधर उधर पलट कर देख रहा होता है। अब इसे कुछ इसमें दिखता है और जियान को फील होता है कि ये जैसे एक माउंटेन को देख रहा हो। ड्रैगन सोल भी यहाँ पे कहता है मुझे भी ये फेमिलियर लग रहा है। अब जब जियान इस बार फिर से अपने सोल पावर को इंजेक्ट करता है इसमें, तो फिर अब जियान को फील होता है कि ये स्क्रोल से कर रहा है। अब जियान को इस स्क्रोल से वैसा फीलिंग आता है जैसे कि जब भी एल्डरजो के घर में गया था और उन स्क्रोल को देखा था, उस जैसा फीलिंग आता है जियान को अभी। अब जियान सोचता है कि शायद अभी इसका मेंटल पावर वीक है, इस कारण से ये स्क्रोल को क्रैक नहीं कर पा रहा है। आखिरकार एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होता है। जियान स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन करने का तरीका भी नहीं जानता था। अब जबकि ये एल्डरजो से मिल सका है तो फिर अब जब ये वापस बर्निंग सन पैवेलियन जाएगा तो फिर ये एल्डरजो के ट्रेनिंग के अंदर में अपने स्पिरिचुअल पावर को भी इंक्रीज कर सकेगा। अब जियान एक बार फिर से इस स्क्रोल से अपने फॉर्मेशन से अटैक करता है और इस बार जियान इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। अब जियान इस टेबल पर अपने सामने व्हाइट लाइट को देखता है और इसे देखकर कहता है क्या है ये। अब ये इसकी ओर अपने हाथों को आगे करता है और जैसे ही ये इसे टच करता है फिर ये व्हाइट लाइट इसका माइंड में इंटर करता है। जैसे ही जियान का माइंड में ये व्हाइट लाइट इंटर करता है फिर जियान कहता है इमॉर्टल मास्टर फॉर्मेशन बीमिंग इमॉर्टल स्किल वाइन। और ये फॉर्मेशन शुश यंग टेंग का है। ये फॉर्मेशन टाइम को डिले कर और एनिमी को जाने के लिए है। अब जियान भी इससे काफी सरप्राइज होता है। फॉर्मेशन मास्टर में रैंक को इंक्रीज करना काफी ज्यादा हार्ड होता है। अब तो ज्यादा फॉर्मेशन मास्टर भी बचे नहीं है और ये स्किल इमॉर्टल मास्टर का है। जियान इससे काफी सरप्राइज होता है। अब जियान इस येलो स्क्रोल को अपने फ्लेम से जलाने लगता है। अब जबकि व्हाइट लाइट जियान का माइंड में एंटर कर चुका है तो फिर इस फॉर्मेशन का पावर जियान के स्पेशल पावर के साथ चेंज होता जाएगा। इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए पहले तो एरे पैटर्न को कंडेंस करना होता है और कितना ज्यादा कोई एरे पैटर्न को कंडेंस कर सकता है ये उसके स्पेशल पावर पे ही डिपेंड करता है। जियान यहाँ पे इसे इमॉर्टल सिल्क वाइन को अडेप्ट करने का ट्राई करता है और इसे प्रैक्टिस करता है। इधर स्वालिन रॉयल फैमिली के लिए रात काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि कल ऑक्शन है और इसका सेफ्टी और मटेरियल्स का गार्डिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गार्डिंग के लिए ज्यादातर सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे होते हैं। एक वुमेन यहाँ पे पूछती है कि ऑक्शन का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। स्वालिन रॉयल फैमिली का पूरा ही इकोनॉमी ये वुमेन ही देखती है और ये पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। इस वुमेन का नाम है ब्लड रोज है। अगर ये वुमेन रॉयल फैमिली के अगेंस्ट रिबेल कर देती है तो फिर रॉयल फैमिली का पूरा इकोनॉमी ही बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर टाइगर आर्मी से एक पर्सन कहता है ऑक्शन प्रोटेक्टेड है मार्शल लॉ के अंडर, इसके शोल्डर पे 5 स्टार्स है तो ये टाइगर आर्मी में काफी हाई पोजीशन पे होगा। ये पर्सन कहता है वुल्फ लीजन सीक्रेट डिफेंस को देख रहे हैं। वुल्फ लीजन का ड्यूटी हेड है फोर्थ प्रिंस के साथ है, वो किसी थिंग्स को हैंडल कर रहे हैं। ब्लड रोज कहती है मुझे नहीं पता कि किंग क्या सोच रहा है मगर जब तक इसमें पैसा है तो फिर ठीक है। ये स्वान सान टियान फिर से घोस्ट वर्ल्ड के अंडर में चला जाएगा और हमारा लॉर्ड है घोस्ट टियान लॉर्ड कराएंगे। इधर जहाँ पे जियान है मोफेंग और मुइंग दोनों ही सो चुके होते हैं और जियान अभी भी सिल्क वाइन्स को कल्टीवेट कर रहा होता है। इनके होटल में एक शैडो अंदर घुसने का ट्राई कर रहा होता है छुपकर। जियान ने मुइंग पे भी अपना सोल पावर प्लेस कर दिया था, इस कारण से जियान जान सकता है कि वो ठीक है या नहीं और साथ ही उसके ह्यूज सोल पावर से ये मुइंग के रूम को भी मॉनिटर कर रहा होता है। इधर ये शैडो कहता है मुझे नहीं पता कि क्यों थर्ड प्रिंस को ये क्यों चाहिए। ये शैडो मुइंग के डोर को ओपन करता है और ये डोर को तुरंत ही ओपन कर तुरंत ही क्लोज कर देता है और चुपके से आगे बढ़ता है और जैसे ही ये डोर को ओपन करता है जियान नोटिस कर लेता है कि मुइंग के रूम के डोर को ओपन किया गया है। इधर मुइंग भी अब अलर्ट हो जाती है। जियान ने इसके सोने जाने से पहले इसे अलर्ट कर दिया था और साथ ही इसने कहा था कि ये एक बैरियर को लगा ले। अब जब ये शैडो देखता है कि मुइंग जाग चुकी है तो फिर ये तुरंत ही इसकी ओर आगे जाता है और इसे बेहोश करने का ट्राई करता है इसका फॉरहेड पे मारकर, मगर मुइंग अपने फ्लेम को ब्रस्ट करती है। मुइंग इस पर्सन को देखकर समझ जाती है कि ये इसकी ओपोनेंट नहीं है और ये इस पर्सन को रेसिस्ट नहीं कर सकेगी। ये पर्सन ज्यादा पावरफुल है। ये उम्मीद कर रही होती है कि दूसरे को पता चल जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है और जियान यहाँ पे आकर इसे बचा ले इस पर्सन से। अब ये शैडो मुइंग को एक थप्पड़ मारता है और इसे बेहोश करने का ट्राई करता है, मगर इतने में ही एक पर्सन अपीयर होता है। जैसे ही ये अटैक करने वाला था जियान का टेरिफाइंग सोल पावर अटैक इस पर्सन की ओर आगे जाता है और इसे हिट करता है। इस गैप में जियान मुइंग को अपनी ओर खींचता है और ये देखकर ये शैडो भी कहता है बच्चे तुम कैसे आ गए। एक डाउडी 7 स्टार का बंदा भी जियान को डिटेक्ट ना कर सका कि जियान इस ओर आ रहा है। अब ये पर्सन जियान पे अपने घोस्ट हैंड से अटैक करता है। इस पर्सन का पावर भी घोस्ट वर्ल्ड से ही फील होता है। जियान यहाँ पे इस अटैक को आता हुआ देख रहा होता है और ये हिल भी नहीं रहा है और ना ही ये इस अटैक को डॉज करने का ट्राई भी कर रहा है। अब जियान तुरंत यहाँ पे कहता है मास्टर तो क्या आपको मजा आ रहा है इस बैटल को देखने में। अब इतने में एल्डरजो कहते हैं यू लिटिल गाय तुम्हारा सोल परसेप्शन काफी अच्छा है। अब जबकि ये आ चुके हैं तो फिर इसका अटैक भी कोई काम नहीं आता और ये पर्सन कहता है यहाँ पे एक ओल्ड मैन भी है। अब एल्डरजो कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर तुम्हें भी यहीं पे रुकना चाहिए। एल्डरजो इससे पूछते हैं कि किसने तुम्हें सेंड किया है बताओ मुझे। ये पर्सन अभी भी जरा सा भी डर नहीं रहा होता
होता है एल्डर जू के सामने में। ये पर्सन जानता है कि अब ये एल्डर जू से फाइट नहीं कर सकेगा, तो फिर ये अब विंडो से निकलकर भागने का ट्राई करता है। ये जानता है कि अगर ये यहाँ पर रुकता है तो फिर ये मारा जाएगा, अगर ये बचकर यहाँ से आज निकल सका तो फिर एटलीस्ट ये मारा तो नहीं जाएगा। अब जियान कहता है टीचर कि आप इसे बचकर यहाँ से जाने दोगे? इस पे ये कहते हैं बचकर जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बताते हैं कि ये तो बस एक चारा है बड़े मछली तक पहुंचने के लिए। अब एल्डर जू इस बंदी की ओर देखते हैं जो कि भाग रहा होता है। अब ये कहते हैं तुम कहाँ चल दिए? अब ये इस पे अटैक करते हैं। इनके ऑरा को फील कर अब ड्रैगन सोल कहता है हाफ इमॉर्टल। अब ये सुनकर जियान भी अपने सोल पावर से इनके ऑरा को चेक करता है। इधर मोइन को याद आता है कि इसके बिग ब्रदर ने क्या कहा था। इसके बिग ब्रदर ने कहा था कि ह्यूमन से दूर रहने के लिए, ह्यूमंस अच्छे नहीं होते हैं। अगर ये एक इमॉर्टल के कांटेक्ट में आती है तो फिर एक इमॉर्टल इसके आइडेंटिटी को भी जान सकता है, तो इसे हर हाल में एक इमॉर्टल से दूर रहना होगा। एल्डर जू लाइफ और डेथ पावर का यूज करते हैं। इधर दूसरी ओर थर्ड प्रिंस एक वुडन हाउस में बैठकर एक एशियन बुक को पढ़ रहा होता है। इतने में ऊपर से इसके रूम में बुक्स गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये इस हलचल को देखकर समझ भी नहीं पाता कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अब जब ये खिड़की से नीचे की ओर देखता है तो फिर अभी प्रिंस कहता है डैम इट, चल क्या रहा है यहाँ पे। ये डाउडी 7 स्टार पे है और ये आसानी से मारा गया है। वो वुमेन तो डाउडी 5 स्टार के मिड स्टेज में ही थी। अब ये बाहर स्काई की ओर देखता है और इसे यहाँ पे 2 पर्सन दिखते हैं। एक एल्डर जू होते हैं और दूसरे जूजिन होते हैं, और ये एक ओल्ड मैन है जो कि एशियन डेसोलेट हॉल से होते हैं। और यहाँ पे एल्डर जू को देखकर ये ओल्ड मैन कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इस लेवल पे भी फाइटिंग की एनर्जी को ट्रेन करना काफी ज्यादा हार्ड होता है। जैसे जैसे लेवल राइज करता जाता है लेवल अप करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। मगर इधर एशियन डेसोलेट हॉल है फाइटिंग की एनर्जी पे ध्यान नहीं देते, ये अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान देते हैं। और ये सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी पे डिपेंड होकर डाउडी 8 स्टार पे आ सके हैं। और फिजिकल पावर को डाउडी 8 स्टार तक कल्टीवेट करना कोई आसान काम नहीं होता। इस ओल्ड मैन का नाम है जूजिन है। इतने में किंग भी यहाँ पे अपीयर हो जाता है। अब एल्डर जू किंग से कहते हैं इस पर्सन ने मेरे डिसाइपल को किल करने का ट्राई किया था, लगता है कि मैंने उल्टा ही इसे मार दिया है। अब जब किंग इस पर्सन को देखता है तो फिर ये भी कहता है ये तो थर्ड प्रिंस का बॉडीगार्ड है। किंग अपने इमोशन को शांत करते हुए कहते हैं अब जबकि ये सब हो गया है तो फिर कोई बात नहीं, कल ऑक्शन है तो आप रेस्ट कर सकते हो। अब एल्डर जू भी यहाँ से चले जाते हैं। एल्डर जू भी मोइन को देखकर कहते हैं ऐसा लगता है कि मोइन के बॉडी में कुछ है, मगर क्या है ये मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। अभी तक किंग के पास शुआनमू आता है और ये कहता है फादर मुझे आप ढूंढ रहे थे। किंग कहता है क्या चल रहा था, क्या चल रहा था आज? इस पे ये कहता है आज मेडिसिन मार्केट में मैं एक फीमेल डिसाइपल से मिला था बर्निंग सन पेविलियन से। मैंने उसके अंदर कुछ स्ट्रेंज थिंग को फील किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे किडनैप कर मैं उस पे रिसर्च करूं, मगर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा बॉडीगार्ड मारा जाएगा इस दौरान। किंग भी बताता है कि उसे मारने वाला वो पर्सन है कि हाफ इमॉर्टल है, और ये सुनकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। किंग कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। अब ये कहने के बाद किंग थोड़ा कुछ सोचने लगता है। ये कहता है अपने मन में लगता है कि रॉयल फैमिली को अब अपने लो प्रोफाइल को रखना होगा और शायद मुझे सोल क्लैन के लोगों को भी कांटेक्ट करना चाहिए। अगर एक बार मैं इमॉर्टल बन जाऊं तो फिर मैं पूरे स्वान शांतियान में रूल कर सकता हूं। और इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट यहीं भी खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।